जय माता दी ऑल एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स इन दिसंबर 2021। और अगले 5 मिनट में आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। फटाफट एग्जाम टिप्स और सारे याद रखना। वो आपको अपने पेन्स लेकर जाने हैं, 2-3 पेन पास में होने चाहिए, ब्लू बॉल पेन, ब्लैक बॉल पेन, आपका रोल नंबर जरूर कैरी करना है, अपनी वाटर बॉटल कैरी करनी है, ऑब्वियसली साथ में हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, वो सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन उसके साथ साथ आई सी द इंपॉर्टेंट थिंग्स टोटली ऑन एग्जाम पर्पस, जो कोरोना से पहले भी सब एप्लीकेबल था और अब भी एप्लीकेबल है। तो आपके सब्जेक्टिव पेपर्स कंपनी लॉ, एसयूबी, जेआईजीएल, ईपीसीएल और सिक्योरिटी लॉ और प्रोफेशनल प्रोग्राम, हर जगह ये एग्जाम टिप्स एप्लीकेबल हैं। पहली चीज, वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैनेजमेंट। टोटल 3 घंटे आपके पास है, 180 मिनट्स, जिसमें से माइनस कर दो 20 मिनट्स फॉर रीडिंग क्वेश्चन पेपर, या लास्ट की अंडरलाइनिंग करनी है, या आपको अपनी लूज शीट्स जो है वो साथ में टैगिंग करनी है, उस सब के लिए 20 मिनट छोड़ दो, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर भी पढ़ना है, कुछ डिसीजन भी लेना है, पहले अपना बेस्ट आंसर करना है, वो सब ले लिया बीच में 20 मिनट में। और उसके बाद आप लिखने के लिए आपके पास टाइम बचता है 160 मिनट्स, 160 मिनट डिवाइडेड बाय 100 मार्क्स, एंड इट मींस 1.6 मिनट्स फॉर 1 मार्क यू आर गोइंग टू राइट। और अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पास 8 मिनट है। अगर आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके पास 6.5 मिनट है, 6.4 मिनट्स है। और अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 12.8 मिनट्स है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। प्रॉब्लम कहां आती है, पहले आंसर में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, फर्स्ट सेकंड आंसर में लिखने में बहुत ज्यादा स्लो लिख रहे थे, मोती हीरे सजा रहे थे हैंडराइटिंग में। आखिरी आंसर में, आंसर नंबर 5 में हैंडराइटिंग बिगड़नी शुरू हो गई, और हैंडराइटिंग आंसर नंबर 6 में कीड़े मकोड़े, और वो पढ़ने में नहीं आ रहा, खुद लिखकर खुद ही नहीं पढ़ सकते, पेपर चेक करके पड़ेगा। वो वाला काम नहीं करना, वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। शुरू से अपनी स्पीड ठीक रखिए, हैंडराइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, बहुत हीरे मोती सजाने की जरूरत नहीं है शुरू में। हाँ, अगर आप पूरी हैंडराइटिंग हीरे मोती सजाकर शुरू से लेकर लास्ट तक लिख सकते हैं तो आप वो लिखो, वो फिर अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट में कीड़े मकोड़े मारना अलाउड नहीं है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। नहीं सर, हम तो पहले मिनट से लिखने लगते हैं, आंसर हाथ में, क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, पहला क्वेश्चन पढ़ा, पार्ट ए, और लिखना शुरू कर दिया, तो फिर मैं कहूंगा आपके पास लिखने के लिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा है। 180 मिनट्स डिवाइडेड बाय 100 मार्क्स, एंड 180 मिनट्स डिवाइडेड बाय 100 मार्क्स, 1.8 मिनट्स फॉर ईच मार्क। आई से ये उनके लिए जो क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही पहले मिनट में लिखना शुरू कर देते हैं फटाफट, उनके लिए ये हो गया, ये टाइम अवेलेबल है। एंड 5 नंबर है तो 9 मिनट अवेलेबल है, और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 7.2 मिनट्स, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.8 मिनट्स, बाकी तो ऊपर नीचे होता रहता है। मेक सम क्वेश्चन इज 7 मार्क्स, यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ। अब आता हूं लिखने के ऊपर कि आपको लिखना किस तरीके से। तो ऑन द टॉप ऑफ द पेज, वो जहां लिखा होता है ना, आंसर टू क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स, बस उसी लाइन में छोटा सा लिख दो साथ में कि आप कौन सा आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपको बेस्ट जो क्वेश्चन लगा पढ़कर, आपने जब क्वेश्चन पेपर पढ़ा, आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपकी दी बेस्ट क्वेश्चन लगा। कंपनी लॉ का एग्जांपल हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग में आपने उठाया और आप वहां से शुरू हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 पहले करना जरूरी नहीं है, जो बेस्ट है वहां से शुरू हो जाओ। और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए आप अटेम्प्ट कर रहे हो और वो 4 नंबर का है, तो आपने ऑलमोस्ट 1 पेज लिखा, 1 पेज से थोड़ा सा कम लिखा, और नीचे अगर स्पेस बच रही है तो आपकी स्पेस, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 ए आपने अटेम्प्ट किया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 बी आप नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2 पे अटेम्प्ट करोगे। पेज नंबर 1 में जो नीचे जगह बची हुई है वहां से आप अटेम्प्ट नहीं करोगे। आई होप गेटिंग द पॉइंट ओवर देयर। देन गोइंग ऑन फर्दर, आई विल से क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4C नेक्स्ट पेज पे आ गया, और आपको ध्यान रखना है टोटल 30 लाइंस आर देयर ऑन द पेज। अगर आपने 4-5 पैराग्राफ्स लिखे हैं और बीच में 4-5 लाइन, आप बीच में गैप दोगे, 1 पैरा 1 लाइन गैप, सेकंड पैरा 1 लाइन गैप, थर्ड पैरा 1 लाइन गैप, फोर्थ पैरा 1 लाइन गैप। तो अगर बीच में 4-5 अगर इस तरीके से निकल गए आपके लाइनें, तो 25 लाइन रह जाएंगी आपके हाथ में लिखने के लिए। और पर लाइन अगर आप 6 या 7 वर्ड्स लिखोगे तो 155-180 वर्ड्स का आंसर बनेगा। 150 वर्ड्स तो आप मान ही लो, तो एक पेज के ऊपर इतने वर्ड्स आने चाहिए, तो आंसर शीट देखने में खूबसूरत दिखती है इफ यू आर राइटिंग द आंसर ऑफ 5 मार्क्स। बाकी प्लस माइनस हो सकता है, बिल्कुल डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, वो प्लस माइनस हो सकता है। और बहुत सारी चीजें हैं याद रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए। आपके लीगल कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, मल्टीपल रिवीजन करनी है। वो वक्त तो अभी वैसे निकल गया, लेकिन अभी कुछ वक्त हाथ में, तो मल्टीपल रिवीजन बार बार करनी चाहिए। और अगर आपके नॉलेज में, कॉन्सेप्ट्स में कमी है, आपके आंसर शीट में दिखेगी, क्योंकि चेक करने वाला भी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है, उसको 1 सेकंड में पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स में कहां कमियां हैं। और हर आंसर में शुरू में पहली लाइन में टाइटल जरूर लिखो, चाहे वो शॉर्ट नोट हो, चाहे वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो, कंपनी लॉ के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग, शेयर कैपिटल की, या कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो। परपेचुअल सक्सेशन के ऊपर कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, सारे शेयर होल्डर मर गए, अब क्या करेंगे, तो ऊपर लिखो पहले टाइटल परपेचुअल सक्सेशन, उसके नीचे आप अपना आंसर लिखना शुरू करो। और फ्लो में लिखना है, शॉर्ट नोट लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन बॉडी लिखनी है, लास्ट में कंक्लूजन पॉसिबल हो तो लिखना है। और प्रैक्टिकल अगर क्वेश्चन आ गया, फिक्टिशियस केस स्टडी है, केस स्टडी बनाकर दे दिया आपको किसी सेक्शन के ऊपर, तो फर्स्ट पैरा में आपको उस सेक्शन के प्रोविजन लिखने हैं। फिर अगर उसकी कोई एक्सेप्शन है जो कि आपकी क्वेश्चन पेपर के साथ कनेक्टेड है, तो आपको वो एक्सेप्शन लिखनी है। फिर उसके बाद फिर आप अपना फैक्ट्स लिखोगे, जो फैक्ट्स आपको दिए गए हैं, स्क्वीज करके, और लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे। और अगर डिसाइडेड केस है पहले से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनसीएलटी का, तो पहले फर्स्ट पैरा आप लीगल प्रोविजन लिखोगे, उसके नीचे आप
वेल अगर कोई एक्सेप्शन है लीगल प्रोविजन की जो रेलिवेंट है वेल इन द गिवन क्वेश्चन वो लिखोगे, और उसके बाद फिर आप वेल फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे, डिसीजन लिखोगे, जुडिशियल कोर्ट का जो डिसीजन आया वो लिखोगे, और फाइनली आप अपना कंक्लूजन लिखोगे। या आप ऐसे कर सकते हो कि पहले लीगल प्रोविजन, फिर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, डिसाइडेड केस, फिर फैक्ट्स इन द वेरी स्मॉल फॉर्म, और उसके साथ कंक्लूजन। और कई बार फैक्ट्स और कंक्लूजन को एक साथ मिलाकर मिक्सअप करके लिख दिया जाता है, तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्लो सीरियल ऑर्डर ऐसे ही रखना है आपको। टाइटल जरूर लिखना है वेल और हर पैरा के बाद एक लाइन का गैप जरूर देना है, सारे पैरा को चिपका कर नहीं लिखना, क्योंकि अदरवाइज वो ऐसे ज्यादा दिखेगा और आपका आंसर कम लगेगा उस केस में। कटिंग करना तो उसके लिए पेंसिल ले जाना, पेंसिल से कटिंग कर देना, और गुच्चड़ मुच्चड़ नहीं मारना। ऐसी कटिंग करना कि पढ़ने वाले को पता भी ना चले, एक बार आंसर शीट जिसकी आंखों के सामने आए कि आपने कहीं कटिंग की है, जब पढ़ेगा पूरा और उस वर्ड तक पहुंचेगा तो दिखेगा ओह आपने पेंसिल से कट किया है। तो मैं तो कहूंगा पेंसिल से कट कर लेना, या बॉल पेन से तो बहुत हल्का सा कट करना, डोंट कट गुच्चड़ मुच्चड़ वाला तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो वेल और ये जरूर देख लेना कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया है वो मेन प्रोविजन के ऊपर बेस्ड है या उसकी एक्सेप्शंस के ऊपर बेस्ड है। और कई बार हम स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं कि मेन प्रोविजन के ऊपर बेस्ड आंसर लिखाते हैं और एक्सेप्शंस याद नहीं रखते हैं, तो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड जरूर अच्छी होनी चाहिए, और ये प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की देखी है कि गड़बड़ होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को वेल रिकमेंडेशन है कि आंसर पैराग्राफ वाइज में ना लिखें, क्योंकि आप तो फिर घुमा दोगे, पूरा इंटरप्रिटेशन चेंज कर दोगे लॉ का। सिंगल सिंगल दो दो लाइनों के पॉइंट लिखते जाइए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 करके पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखते जाइएगा, और जो पेपर चेकर होगा वो देख लेगा अपने आप की हाँ भाई आपको लीगल प्रोविजन कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन आपकी इंग्लिश थोड़ी सी आपका हाथ तंग है, तो हो सकता है वो दया कर दे, कृपा कर दे और आपको मार्क्स ठीक ठाक दे दे और आप निकल जाएं उस पेपर में। तो लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज मैं तो बोलता हूँ एक्चुअली तो वो होनी चाहिए कि आप क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हो और आप आंसर लिख रहे हो टू योर चेयरमैन, टू योर मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो जो प्रोफेशनल इंग्लिश इंग्लिश होती है मैं तो वो एक्सपेक्ट करता हूँ एक्चुअली कि वो होनी चाहिए, तभी आप आगे कॉर्पोरेट सेक्टर में सही तरीके से सर्वाइव करोगे, वरना आंसर वैसे भी आंसर इंप्रेसिव नहीं लगेगा। आपकी आंसर की लैंग्वेज किसी 7वीं क्लास के बच्चे की जैसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वो बाबा बाबा ब्लैक शिप टाइप जा रहे हो, वो तो बिल्कुल ही इंप्रेशन खराब हो जाएगा पेपर चेकर के ऊपर। और आंसर लिखते समय स्ट्रेट आंसर लिखें, एक्यूरेट आंसर लिखें, कहानियां घुमा घुमा कर ना लिखें, वेग आंसर ना लिखें, और पेपर चेकर को नहीं तो आइडिया लग जाएगा कि बच्चे को नॉलेज नहीं है, इधर उधर की कहानियां लिख रहा है, लेकिन जो पूछा गया है वो तो बता नहीं रहा, इधर उधर की बातें बता रहा है। तो वो वाला काम नहीं करें। और अगर छोटा वाला कोई क्वेश्चन है किसी पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपको 5 पॉइंट लिखने हैं तो 5 पॉइंट अलग अलग लिखें, पूरा कॉन्सेप्ट उसके अंदर स्क्वीज हो जाए। ऐसा ना करें कि आपने एक लाइन लिखी फिर इन अदर वर्ड्स उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं आप इन अदर वर्ड्स करके, तो कचरा करेंगे आप, और पेपर चेकर आपको आधा नंबर 1 नंबर ही देगा 3 में से भी। वेल डोंट डू दैट, हाँ डोंट डू दैट, वो इन अदर वर्ड्स वाला काम नहीं करना है। और पहला पहला आंसर वो लिखना, चाहे वो क्वेश्चन 4 हो या क्वेश्चन 5 हो या क्वेश्चन 6 हो, पहला आंसर वो लिखना जिसमें आप ठोक कर लिख कर आ रहे हो कि भाई 16 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो 16 पूरे मिलेंगे। 16 वो देने वाला 14 देगा, 13 देगा, वो उसकी मर्जी है, लेकिन आप अपनी तरफ से ऐसा लिख कर आ रहे हो। और अगर 20 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो 20 नंबर फुल ऑन मिलेंगे, 18 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आधा आधा नंबर कहीं कटेगा हर पार्ट में, तो एक अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से बढ़िया फर्स्ट ठोक कर लिखो, पहले 2-3 आंसर तो बहुत ही बढ़िया लिखो। और ऐसे वाला क्वेश्चन शुरू नहीं करो कि कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 है, मजबूरी है उससे शुरू करना है, और उसमें ही आपको ढंग से सारे पार्ट्स नहीं आते हैं और वहां खिचड़ी हो गई, तो आगे वाले आंसर्स के लिए इंप्रेशन खराब हो जाएगा, मार्क्स कम हो जाएंगे, वो काम नहीं करना है। तो परफेक्शन इन द फर्स्ट 4 आंसर्स विल एंश्योर कि पेपर चेकर इज हैप्पी, और बाद वाले 2 आंसर में हो सकता है वो आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर बढ़ाकर ही दे दे आपको, खुशी के मारे कि यार बच्चे ने पहले 4 आंसर तो बढ़िया लिखे थे, बाद वाले जो आंसर ठीक ठीक एवरेज लिखे हैं उसमें थोड़ा सा नंबर मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ। हो सकता है मैनुअल चेकिंग है तो ऑब्वियसली वेल वो ह्यूमन बींग्स की जो फीलिंग्स है वो तो बीच में आई जाएंगी कहीं ना कहीं, और हर पेपर चेकर का अलग अलग कुछ ना कुछ माइंड सेट तो होता ही है विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनीबॉडी। देन फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, देन राइट द आंसर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वेल क्वेश्चन पूछा कुछ और था, आंसर कुछ और लिख रहे हैं, चैप्टर सेम है, सेम चैप्टर में से लिख रहे हैं, लेकिन कहानियां इधर उधर की हैं, जो पूछा वो बताया नहीं, और लंबी चौड़ी कहानियां 2 पेज की लिखा है, मिलेगा 0 बड़ा सा। मैंने देखी है ऐसी आंसर शीट चेक जहां बड़ा सा 0 मिलता है, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा था वो तो आपने बताया नहीं, इधर उधर की कहानियां आप 2 पेज की लिख कर आ रहे हो, उस चैप्टर से कनेक्टेड है, क्या फायदा, क्या फायदा। देन आल से, और जहां पार्ट ए पार्ट बी होता है पेपर, जैसे कंपनी लॉ है पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी, तो थोड़ा सा मेंशन कर देंगे अगर आप आंसर शीट में ऊपर ऊपर जो मार्जिन बना होता है टॉप मार्जिन छोटा छोटा, ये नहीं कि आप 5 लाइनों में बड़ा बड़ा लिख रहे हो पार्ट बी पार्ट ए, ऐसे नहीं करना है, ऊपर ऊपर टॉप मार्जिन में छोटा छोटा लिख दिया पार्ट ए, और उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है या क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, वो शुरू हो गए आप। डोंट वेस्ट द स्पेस इन वेल लेफ्ट राइट मार्जिन, स्केल यूज करके आपको लेफ्ट राइट मार्जिन एक्स्ट्रा क्रिएट बिल्कुल नहीं करने हैं, वो स्कूल टाइम में आदतें थी वेल कि हम वेल स्केल उठाकर पहले राइट मार्जिन में स्पेस खराब कर रहे हैं। डोंट वेस्ट पेपर, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, डोंट डू दैट। हैंड राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, हीरे मोती नहीं सजाए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेशनल एग्जाम है। और इकोनॉमिक लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कैपिटल मार्केट वगैरह, इन सभी पेपर्स में क्या ध्यान रखना आप, वेल एक टाइटल दे दिया आपको एग्जाम में कि इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, पहले तो आप ये सोच लेना कि जिस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट लिखवा रहे हैं वो किस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ कनेक्टेड था, किस पर्टिकुलर लॉ के साथ
वेल स्टैचूट के साथ कनेक्टेड था, पहले वो सोच लेना। वेल उसके बाद टाइटल अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके इंप्रूव करके लिख लेना। टाइटल से कई बार नहीं पता चल रहा होता कि वो कौन से लॉ के लिए या कौन से चैप्टर के लिए पूछ रहा है, तो पहले वो मेकअप कर लेना कि कहां पर पूछ रहे हैं, और अकॉर्डिंगली वो टाइटल बनाना इंप्रूव करके, और उसके नीचे अपना आंसर लिखना। आपसे पूछ रहे हैं वेल ईबीसीएल में डिफाइन कंपटीशन, तो आप कंपटीशन का मतलब समझ रहे हो ना कि कंपटीशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो कंपटीशन एक्ट के बारे में पूछ रहे होंगे, तो वो पकड़ लेना कि आप कौन सा, ये जो टॉपिक दिख रहा है ये कौन से लॉ से आया होगा, तो अकॉर्डिंगली हमें उसी लॉ के हिसाब से, उसकी जो इंटेंशन थी उसके हिसाब से आंसर लिखना है। एंड देन वेल हमेशा बोलता हूँ, लास्ट पॉइंट आई एम कमिंग अप, ऑलवेज कैरी सम नोट्स, सम बुक्स ऑफ द नेक्स्ट पेपर will to the exam hall starting and start studying for the next paper immediately after you come out of the examination hall। तो जैसे ही पेपर नंबर 1 देकर बाहर निकले तो पेपर नंबर 2 के नोट्स आपके बैग में हैं, पढ़ाई करना शुरू। और पेपर नंबर 1 का किसी से डिस्कशन करना नहीं, ना तो किसी फ्रेंड से, ना वहां एग्जाम सेंटर पे, ना फोन पे, ना पापा से, ना मम्मी से, ना अपने आप से। अपने खुद के मार्क्स लगाने की कोशिश नहीं करना कि कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। जो होना था वो हो चुका ऑलरेडी, डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट। अगले आगे टाइम ही नहीं है यार, 4-5 दिन की छुट्टी तो है नहीं, अगला पेपर देने के लिए टाइम है ही नहीं। बस उठाओ अगले दिन का क्वेश्चन पेपर और सॉरी अगले दिन के नोट्स उठाओ, अगले दिन के की बुक्स या नोट्स या कॉपीज उठाओ और पढ़ाई करना शुरू, दैट्स इंपॉर्टेंट। और डिस्कशन में फंस गए तो एक बुरी गड़बड़ हो सकती है, पता चला कि आपका आंसर फ्रेंड के आंसर के साथ मैच नहीं किया, दोनों का आंसर डिफरेंट था सेम क्वेश्चन के ऊपर, एक का सही एक का गलत, तो जिसका गलत होगा वो परेशान हो जाएगा साइकोलॉजिकली, तो वो वाला काम करना नहीं। हो सकता है आपका कहीं गलत हो सकता है आपके फ्रेंड का कहीं गलत हो, उसको कोई एक्सेप्शन याद हो, आपको एक्सेप्शन याद ना हो जिसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। डोंट डिस्कस आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। अगले पेपर की तैयारी करो, बस ठोक कर अगला पेपर देना है। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा। एंड दिस इज वन लास्ट फाइनल टिप फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। जय माता दी।